नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चुनावी दंगल के इस कार्यक्रम में आज हम पहुंच चुके हैं कि चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार होते हैं वह कितना खर्च कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, मनमाना खर्च करने की बात तो नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग इतनी छूट तो नहीं देने वाली। क्यों नहीं देती है चुनाव आयोग इतनी छूट? जाहिर सी बात है, क्योंकि हर तरह के उम्मीदवार उतरते हैं। लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है, प्रतिनिधित्व बनने का अधिकार है। लेकिन यदि मनमाना छूट दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे धन कुबेर हैं कि अपना पूरा खजाना खोल देंगे और इससे क्या होगा, चुनाव प्रभावित हो सकता है। चुनाव में पारदर्शिता की कमी हो सकती है और निश्चित तौर पे करप्शन बढ़ सकता है, भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। इसीलिए एक लिमिट लगाया जाता है किसी भी चुनाव में। जैसे कि विधानसभा चुनाव होगा तब भी, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसमें भी देखेंगे आप कि एक लिमिट है। इस लिमिट से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते। वो लिमिट क्या है? यदि विधानसभा का चुनाव होता है तो वह लिमिट क्या है? यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो कितना पैसा एक संसदीय क्षेत्र में एक उम्मीदवार के द्वारा खर्च किया जा सकता है, यह जानना बेहद दिलचस्प होगा। हम लोग कभी इस तरह की बातें नहीं सोचते हैं। जनरली जब हम चुनावी चीज़ों को समझते हैं तो हम ये देखते हैं कौन कैंडिडेट जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस बार जो है कौन ज़्यादा अपना प्रभुत्व बना रहा है, सत्ता में कौन पार्टी आ रही है। आप किस क्षेत्र से हैं, किस संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं, तो आपके यहाँ क्या लगता है कि कौन सांसद जीतने वाले हैं या कौन पार्टी जीतने वाली है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। जल्दी से टाइप करके लिखिए। तब तक जो है हम ये देखते हैं कि उम्मीदवार खर्च कितना कर सकता है। चलिए, चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा खर्च कितना किया जा सकता है, जरा इसको समझते हैं। इसके लिए देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा जो है 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि, ध्यान देना है, जिस दिन नॉमिनेशन होता है तो नामांकन की तिथि से लेकर के और परिणाम घोषित होने तक, जिस दिन यह हो जाएगा कि वह विजय हुआ या पराजय उसकी मिली है उसे, ये सब चीज़ें यानी कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो चुनाव आयोग ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इस बार का जो 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है वह 7 चरण में होगा और पहला चरण जो है वह 19 अप्रैल को होने वाला है और आखिरी चरण, फिर ये 7 और आखिरी चरण जो है वह 1 जून को होने वाला है और फिर परिणाम की घोषणा जो है वह 4 जून को की जाएगी। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जहाँ पर जिस फेज में मतलब जहाँ पर चुनाव होने वाला है उसकी अधिसूचना जारी हुई, नामांकन हो गया। जहां पर भी नामांकन किया जाएगा तो एक तिथि तो होगा कोई नामांकन करने की, तो नामांकन करने से लेकर के, मान लीजिए पहले फेज के लिए जिस भी तारीख को इससे पहले नामांकन हुआ, तो नामांकन से लेकर के और 4 जून को जो परिणाम आएगा, इस दिन तक कितना खर्चा हुआ है सब ब्यौरा रखना पड़ेगा। सबका रिपोर्ट उस उम्मीदवार को रखना पड़ता है। कम से कम खर्चा भी, यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपये का भी खर्च हुआ तब भी आपको ब्यौरा रखना पड़ेगा, जोड़ करके चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा। ये सभी व्यय के लिए क्या होता है, एक अलग अकाउंट ही बना करके रखा जाता है। चुनाव संपन्न होने के 30 दिन के भीतर सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच जाना पड़ता है कि हुजूर लीजिए, इस बार जो मैं इलेक्शन लड़ा था उसमें नॉमिनेशन के दिन से लेकर के और जिस दिन तक रिजल्ट आया था इतना 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 मैंने खर्च किया। ये सब 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। जब परिणाम आ जाएगा तब 1 महीना के अंदर आप कहेंगे अच्छा उनको भी विवरण देना पड़ेगा जो इस परिणाम आने के बाद हार जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा सभी उम्मीदवारों को, चाहे वह जीत भी जाते हैं तब भी और हारे हुए कैंडिडेट को भी, सबको अपना खर्चा जाकर के चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा। पूरा अकाउंट के साथ पूरी तरह से स्पष्टता से विवरण देना पड़ेगा कि कहाँ कितने लाख रुपये खर्च किए हैं, एकदम बिल के साथ देना पड़ता है। इसमें कोई जो है कटौती किसी के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी उम्मीदवार द्वारा तय सीमा से यदि अधिक खर्च कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है, आप समझ लीजिए, उसे दंडित भी किया जाएगा। और किस तहत किया जाएगा, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी और चुनाव आयोग उसे 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। यानी कि अगले 3 वर्ष तक के लिए आप फिर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं कोई। तो ये बहुत सख्त कार्रवाई होती है। कौन उम्मीदवार चाहेगा कि अब ये मान लीजिए वो जीत गया है या हारा है तब भी कि अगला चुनाव में न लड़ पाऊं, तो वह चाहता है कि नहीं, लोकसभा में अगर हार गए चलो विधानसभा जीत लेते हैं, पार्षद का चुनाव जीत लेते हैं, राज्यसभा चले जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जगह मिले, कुर्सी मिल जाए। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति हो जाती है, अनियमितता पाई जाती है, तो अगले
3 साल तक ये हो सकता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए और फिर वो कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं पाए। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है, आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा कि जल्दी से अब ये बता दीजिए कि खर्च कितना कर सकते हैं। लोकसभा का चुनाव है तो कितना खर्च किया जा सकता है, और विधानसभा का चुनाव है तो अपर लिमिट खर्च करने का क्या है, ताकि आप ये अंदाजा लगा पाएंगे। अभी मैं बताऊंगा, अभी 18वीं लोकसभा जैसे चल रहा है, बहुत जगह इलेक्शन चल रहा है, आज भी मतदान हुआ है तीसरे चरण का, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा पाएंगे इससे कि अच्छा, आप जिस लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं वहां आपके उम्मीदवार ने, जो भी जीतने वाला उम्मीदवार होगा, जनता सबको जानती है, आप जान रहे होंगे किस बार आपके क्षेत्र में कौन जीत रहे होंगे, तो वह उम्मीदवार और जो टक्कर का होगा, ठीक है, जिसमें दोनों में प्रतिद्वंदता रहेगी या कहीं पर त्रिशंकु मामला होने वाला है, तो आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि क्या वाकई ये इतना खर्च ही किया है या व्यवहार रूप में इससे कुछ ज्यादा दिखता है। ये सब आप अंदाजा लगा पाएंगे। तो चलिए, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा पर अब बात कर लेते हैं। देखिए, चुनाव खर्च की जो अधिकतम सीमा होती है ना, वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अब ये कैसे किया जाता है, तो देखिए, इसके लिए बड़े राज्य और छोटे राज्य देखा जाता है। बड़े राज्य और छोटे राज्य देखने का एक जो आप कह सकते हैं तरीका होता है, वह इस हिसाब से कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के द्वारा तय कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, तो ये जो है बड़े स्टेट हो गए। छोटे स्टेट में एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मणिपुर हो गया आपका, जैसे कि मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, गोवा हो गया, ये सब छोटे स्टेट है, क्षेत्रफल के लिहाज से भी और जनसंख्या के लिहाज से। क्योंकि देखिए, भारत की जो बनावट है ना, अगर आप इसकी जो आप कह सकते हैं राजनीतिक सीमा देखेंगे भारत का, तो ये बहुत विविधता लेकर के चलता है। जहां उत्तर प्रदेश जो है एक स्टेट, जहां पर एक ही स्टेट में तकरीबन 25 करोड़ की आपको आबादी देखने को मिल जाएगा, वहीं कोई एक स्टेट होगा जहां पर 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा अंतर है। इसीलिए चुनाव आयोग को इस हिसाब से ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए कि बड़े राज्यों में उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा प्रति लोकसभा क्षेत्र जो है वह 95 लाख है। यानी कि यूपी बिहार के जो उम्मीदवार हैं वह 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं। ध्यान देना है, 95 लाख है, करोड़ नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे ये तो 95 लाख है। हमारे यहाँ एक रैली हुआ था सर, उसमें तो इतना ज़्यादा एकदम बैनर लगाया गया था, बड़ा सा डिजिटल मंच तैयार किया गया था, एक ही मंच में बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया होगा। ये 95 लाख ही सीमा है। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा अधिकारित सीमा जो है वह यही है, और लोकसभा क्षेत्र के लिए यही है। ये बड़े राज्यों का, छोटे राज्य का भी नहीं बता रहा हूँ। छोटे राज्यों में तो ये केवल 75 लाख है। अगर गोवा में करना होगा किसी लोकसभा के उम्मीदवार को, जो कैंडिडेट होगा किसी भी पार्टी से, तो वह 75 लाख तक ही खर्च कर सकता है। आप समझ रहे हैं। तो अब आप खुद देख लीजिए, जनता जो है वह सब जानती है, तो सब जानती है, तो आप देख के बताइए कि व्यवहारिक रूप से आप क्या ये देखते हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तमिलनाडु से हैं, तो आप सोच के बताइए कि क्या आपके यहाँ लोकसभा क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट है क्या वो 95 लाख ही खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और यदि आप गोवा के रहने वाले हैं, आप मणिपुर से हैं, आप मेघालय से हैं, आप जो है त्रिपुरा से हैं, आप नागालैंड से हैं, तो आप बताइए क्या आपके यहाँ के उम्मीदवार जो है वो 75 लाख तक ही खर्च कर रहे हैं या मामला इससे आगे का है। ये आप चूंकि आप जमीन पे है, ग्राउंड पे हैं, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो वहां पे जो आप देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर के बात करते हैं। लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है, ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव तो देश भर में 5 साल के अंदर कहीं न कहीं चलता ही रहता है। अभी लोकसभा चुनाव संपन्न होगा और देखेंगे आप तकरीबन 5 राज्यों में तुरंत ही कुछ दिनों बाद आपको विधानसभा चुनाव भी होना है। तो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा क्या होगी, देखिए। तो इसमें भी आप कहेंगे क्या इसमें भी बड़े राज्य और छोटे राज्य का मामला है? निश्चित तौर पर इसमें भी ये किया गया है। विधानसभा चुनाव में खर्च बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए तक हो सकता है, एक विधानसभा क्षेत्र की यह बात किया गया है। अब इसमें बड़े राज्य वही बात है, यदि यूपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो वहां पर जो विधानसभा के लिए जिनको टिकट दिया गया है, जिस उम्मीदवार को, वे जो है 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं। और छोटे राज्य के यदि उम्मीदवार है तो वो 25 लाख रुपये, छोटे राज्य के उम्मीदवार हैं तो वे 28 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकते हैं। इसमें भी ये अंतर किया गया है। अब यहां पर एक शब्द आता है स्टार प्रचारक। कल एक लेक्चर मैंने लिया था कि स्टार प्रचारक कौन होते हैं, इसके लिए क्या प्रावधान है। मैंने बताया था कि इसके लिए कोई कानून नहीं है, ठीक है। जिस भी चरण के मतदान वगैरह के लिए अधिसूचना जारी होता है, 7 दिन के अंदर पार्टी को
कितने स्टार प्रचारक हैं ये चुनाव आयोग के समक्ष उनका नाम देना पड़ता है। इसके लिए कोई कानून वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प वाक्य है। दिलचस्प वाक्य क्या है कि जो मान्यता प्राप्त पार्टी होता है ना, वह जो है अधिक से अधिक जो है 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। इसमें क्षेत्रीय पार्टी भी आ गया। और जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां होता है वह अधिक से अधिक 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। आप कहेंगे स्टार प्रचारक आज क्यों बता रहे हैं, कल तो आपने बता ही दिया था। देखिए, खर्च की जब बात की जाएगी तो स्टार प्रचारक की बड़ी भूमिका हो जाती है। कोई भी पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक स्टार प्रचारक वो बना सके, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, स्टार प्रचारक के लिए जो चुनाव में खर्च किया जाता है वह उम्मीदवार के ये जो खर्च की सीमा दी गई है इसमें ऐड नहीं होता है। मैंने कहा लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपया खर्च किया जा सकता है बड़े राज्य में यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार है लोकसभा के लिए, ठीक है। लेकिन वहां पर उस पार्टी से संबंधित कोई स्टार प्रचारक भी जाता है। अब वो स्टार प्रचारक देखेंगे एकदम हेलीकॉप्टर से आता है, चॉपर उसका उड़ते हुए आता है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलता है। तो ये जो खर्च है उसका, आप कहेंगे आप कह रहे थे कि 95 लाख तक ही, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से आएगा तो एक ही बार आने जाने में उसका 95 लाख तो चला जाएगा। यही बात ध्यान देने की है। तो स्टार प्रचारक यदि हेलीकॉप्टर से आता है, जाता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी से आता है, खाना पीना जो भी उसका मंच निर्माण, वो सब खर्चा जो है वह उम्मीदवार के उस 95 लाख में नहीं जुटेगा। अब समझ में आया? तो वो सेपरेट रहता है। और स्टार प्रचारक चूंकि ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग कहने का मतलब अपने पार्टी के ये फायर ब्रांड लीडर होते हैं, ये बड़े चेहरे होते हैं, सेलिब्रिटी टाइप हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कांग्रेस पार्टी के तो राहुल गांधी हो जाएंगे, सोनिया गांधी हो जाएंगे, खड़गे साहब हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बीजेपी को आप देख लीजिए, बीजेपी में नरेंद्र मोदी खुद ही हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह हो जाएंगे। जैसे कि आपको मनोज तिवारी, भोजपुरी के एक्टर सब आजकल बहुत चल रहे हैं, राजनीति में भी, फिल्मों में भी चल रहे हैं, तो मनोज तिवारी हो जाएंगे, निरहुआ हो जाएंगे, उसके बाद रवि किशन, ये सब जो है स्टार प्रचारक हैं अपने अपने पार्टी के, ठीक है। तो इन पर जो खर्च होगा वह फिर उसमें जाकर के ऐड नहीं होगा। लेकिन इसके भी कुछ प्रावधान है। ये होटल में अगर रुक जाते हैं तो होटल में रुकने का जो पैसा है वो ऐड हो जाएगा। देखिए बहुत सारे प्रावधान है। अगर प्राइम मिनिस्टर और एक्स पीएम हैं, वे स्टार प्रचारक हैं, उन पर जितना खर्च हो रहा है तो ना वो पार्टी को देना है ना वो उम्मीदवार को देना है, वो सरकार वहन करेगी, भारत सरकार। मामला समझ में आ रहा है? लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कोई व्यक्ति है जिसके लिए वो प्रचार करने गए हैं उस लोकसभा क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए मंडी लोकसभा क्षेत्र में कंगना रनावत के लिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर प्रचार करने, और कंगना रनावत के साथ प्राइम मिनिस्टर ने मंच भी साझा कर लिया, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? जाहिर सी बात है अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का जो ये खर्च है वह सरकार देगी, वह पार्टी या उम्मीदवार के खर्च में नहीं जाएगा, ठीक है। ये स्टार प्रचारक का जो खर्च है वह पार्टी के द्वारा जाएगा, ये कैंडिडेट में नहीं जाएगा। लेकिन पीएम और एक्स पीएम का खर्च जो है वो सरकार की द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अब मैंने कहा कंगना रनावत है, मंडी लोकसभा क्षेत्र पे वो उम्मीदवार हैं, प्राइम मिनिस्टर गए, प्रचार करने गए और एक मंच था, उन्होंने मंच साझा कर लिया। पीएम साहब यहाँ कंगना रनावत हैं, कुर्सी लगा हुआ है, मंच पे साझा उनके लिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 50% जो है वह पार्टी को देना पड़ जाएगा ये पैसा, ठीक है। यहां पर समझ लीजिए 50% सरकार देगी, 50% उस पार्टी को देना पड़ेगा जिससे संबंधित वो व्यक्ति है, वो उम्मीदवार है। ये मामला समझ में आ रहा है? ये जहां पर भी, ये तो पीएम और एक्स पीएम के संदर्भ में मैंने बताया। पीएम अभी देश में नरेंद्र मोदी हैं और एक्स पीएम अभी दो ही हैं जो जीवित हैं, एक देवगौड़ा साहब हैं, एक मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह तो बिल्कुल अभी समझ सकते हैं उनकी तबीयत ऐसी है ही नहीं कि वो चुनाव प्रचार में जा सकें, और लगभग यही कंडीशन जो है देवगौड़ा साहब की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये जो स्टार प्रचारक हैं, बाकी स्टार प्रचारक प्राइम मिनिस्टर और एक्स पीएम को छोड़ करके, इनका खर्च होटल का कहा मैंने जुड़ जाएगा। तो स्टार प्रचारक से संबंधित चीजें आप समझ गए कि इनका जो खर्च है वह पार्टी के द्वारा जाता है। उम्मीदवार का ये जो खर्च है, लोकसभा का चुनाव अभी चल रहा है तो लोकसभा के लेकर के 95 लाख या छोटे राज्यों में 75 लाख उसमें ऐड नहीं होता है। इसलिए पार्टियां चाहती है कि अधिक से अधिक स्टार प्रचारक हो सके और इनका अधिक से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सके, ये अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट मांग सके। इनकी रैली भी ऐसी जगह रखी जाती है जहां पर ताबड़तोड़ वोटिंग की गुंजाइश रहती है। तो ये मामला आप समझ गए कि आपके लोकसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार होने वाले हैं किसी भी पार्टी के, यदि आप बड़े राज्य से हैं तो आप देख लीजिए कि क्या 95 लाख तक ही वो खर्च कर रहे हैं, और छोटे राज्य से हैं तो देख लीजिए कि क्या 75 लाख तक ही वो खर्च कर रहे हैं। यदि इससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, आपको अनुमान है, तो आप चुनाव आयोग से इसकी
शिकायत भी कर सकते हैं जागरूक नागरिक बनते हुए। ठीक है, बाकी ये चुनाव खत्म होने के बाद, परिणाम आने के बाद 30 दिन के भीतर ये सब अपनी पूरा विवरण जो है चुनाव आयोग के समक्ष रख देते हैं, पाई पाई का हिसाब दे देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप भी वाकई इस बात से सहमत हैं कि खर्च 95 लाख तक ही हो रहा है या उससे ज़्यादा जा रहा है। तो क्या है व्यवहारिक राजनीति? आप ग्राउंड रिपोर्टर हैं तो आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप ये भी बताइए कि हमारा ये जो चुनावी दंगल का कार्यक्रम है, जो हम बिल्कुल आसान भाषा में लाते हैं आपको समझने के लिए कि आप चुनाव से संबंधित जो तकनीकी पहलू होता है, जो कानूनी अवधारणाएं हैं, उसको समझ सके। यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये जानना चाहिए, और यदि आप आम शहरी हैं तो जाहिर सी बात है एक जागरूक नागरिक को ये सब तो पता होना ही चाहिए। और लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो निश्चित तौर पर इस उत्सव में आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ताकि आप जागरूक बनेंगे तो सही जगह पर आप वोट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी वादे के साथ कि अगले लेक्चर में अगले मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।